हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री में, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस चैप्टर नंबर 7। तो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इन बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में क्लियर आउट करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 14 to 17 सेंचुरी के बारे में। पहले पॉइंट इसी पर चलते हैं, 14 to 17 सेंचुरी। तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ? उस समय यूरोप के अनेक देशों में जो है ना नगरों की संख्या बढ़ रही थी, तो इंक्रीज हो गई थी। नगरों की संख्या कैसी हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। सिटीज़ की संख्या वो बढ़ती चली जा रही थी और बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ? विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी, एक अलग प्रकार की संस्कृति विकसित हो रही थी। ठीक है ना, तो अलग प्रकार की नगरीय संस्कृति, नगर में तो अलग प्रकार की संस्कृति होती है, गांव की संस्कृति अलग प्रकार की होती है। तो जब हम नगर में जाते हैं तो नगर में हमें सभ्यता देखने को मिलती है, सफाई देखने को मिलती है, अच्छे घर देखने को मिलते हैं, कुछ अच्छी व्यवस्थाएँ देखने को मिलती हैं। तो इस सभ्यता के बारे में बात हो रही है। नगर के लोग क्या होते हैं? खुद को ना श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, नगर के लोग क्या समझते थे उस समय? खुद को श्रेष्ठ समझते थे। किसके मुकाबले? गांव के लोगों के मुकाबले, ग्रामीण व्यवस्था के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे होते थे, अच्छी घर होते थे, बैठने उठने का तरीका होता था, सभ्यताएँ उनकी थोड़े अलग प्रकार की होती थी, खाना पीना अलग प्रकार का होता था, बोलचाल की व्यवस्था उनकी थोड़ी अलग प्रकार की थी। तो इसको लेकर जो है ना खुद को, नगरों के लोग खुद को कैसे समझते थे? श्रेष्ठ। गाँव के लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। और क्या हुआ? कुछ नगर का विकास हुआ, कुछ नए नगर आए। उनमें से नगर वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, ऐसे नगर हुए उस समय। तो ये जो 3 नगर थे ना, इन 3 नगरों के बारे में बात करते हैं कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये क्या हुए? ये 3 कला के और किसके? विद्या के, एजुकेशन के। ठीक है ना, इनके क्या बनते चले गए? केंद्र बनते चले गए, सेंटर बनते चले गए। तो ये मेन जगह बनी उस समय। किस समय की बात कर रहे हैं हम लोग? कौन सी सेंचुरी की? 17th और 18th सेंचुरी की, और सॉरी 14th से लेकर 17th सेंचुरी तक की बात कर रहे हैं। 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक की। तो ये पॉइंट है हमारा। तो नगर जो थे वो मैंने पहले बता दिया, कला का और किसके? विद्या के केंद्र बनते चले गए। और क्या हुआ? अमीर और अभिजात वर्ग के लोग। कौन से वर्ग? अमीर और अभिजात वर्ग के लोग, यानी अमीर लोग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग में भी ऐसे लोग आते हैं, राजा से संबंधित, और कुछ अमीर लोगों को डाला जाता है इसमें। तो ये जो लोग थे, ये लेखकों और कलाकारों को आश्रय देने लगे अपने यहाँ। बाहर से जो लोग आते थे, लेखक आते थे अच्छे, वो कहाँ पहुँचने लगे? इन्हीं जगहों पर। कहाँ पर? वेनिस में, फ्लोरेंस में और रोम में, इन 3 जगहों पर पहुँचने लगे और यहाँ पर उनको आश्रय मिलने लगा। और क्या हुआ? छपाई की कला का आविष्कार हुआ, यानी मुद्रण, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। नई तरीके से लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा। और वो चीज़ें क्या थी, वो पॉइंट्स क्या थे, उनमें उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो ये कि जब इसका आविष्कार हुआ, छपाई कला का या मुद्रण कला का या प्रिंटिंग प्रेस का, आप मान लो, जब इसका आविष्कार हुआ, इसके आविष्कार से जो दूर दराज के इलाके थे, उन इलाकों में भी जो वहाँ के लोग थे या दूसरे देशों की जो छपी किताबें हुआ करती थी, वो किताबें अब उन क्षेत्रों में उपलब्ध होने लगी जहाँ पर लोग पढ़ नहीं पाया करते थे इन किताबों को, या जहाँ देर सवेर बहुत देर में वहाँ जो है ना वो न्यूज़ पहुँचा करती थी, वो अब जल्दी पहुँचने लगी। किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से। इस तरीके की छपाई होने लगी और उन जगहों पर दूर दराज इलाकों में भी किताबों को पहुँचाया जाने लगा। और क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कुछ नए बदलाव आए किताबों के आ जाने से। लेखकों ने कुछ नई चीज़ें लिखना शुरू किया ना, कुछ नए ज्ञान आए लोगों के पास। और वो ज्ञान जो आया उसमें एक नया ये आया, चमत्कार हुआ एक तरीके का, कि लोगों ने ना अपना धर्म जो था ना, अब वो खुद चुनने लगे, धर्म बदलने लगे। ठीक है ना, अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुनने लगे। तो ये उनको एक नई चीज़ मालूम पड़ी। ठीक है, इससे एक नया। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये था, उस समय पुरानी जो व्यवस्था थी, उस पुरानी व्यवस्था में क्रिश्चियनिटी ज़्यादा फैली हुई थी। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कहा जाता था कि चर्च जो है ना, जैसे ये चर्च है, मान लिया कि ये जगह है चर्च, ठीक, ये चर्च है, तो चर्च जो है ना वो कहाँ है? वो पृथ्वी के केंद्र में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? सेंटर में बनी हुई है। बिल्कुल ये माना जाता था। ठीक है ना, ये पता पड़ता था पुरानी व्यवस्था से, पुरानी जो चीज़ें थी उनसे पता पड़ता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने
जो लेखक थे उन्होंने इस प्रकार से इसका क्या करना शुरू कर दिया, खंडन करना शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है। आपसे कौन कहता है कि चर्च पृथ्वी का केंद्र है? बिल्कुल नहीं है, पृथ्वी के केंद्र में बिल्कुल नहीं है। चर्च तो सब जगह है, चर्च यहाँ भी है, भारत में भी है, चर्च तो बाहर भी है, चर्च और भी कहीं है, तो सब जगह है। तो इसका मतलब वो सब पृथ्वी के केंद्र है क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बना किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इटली के जो नगर थे उनके उत्थानों के बारे में, जो सिटीज़ थी इटली के, उनके उत्थान कैसे हुए, कैसे वो बढ़ना शुरू हुए, उनके बारे में बात करते हैं। पश्चिमी जो रोम था उस समय, पश्चिमी रोम जो साम्राज्य था उसके पतन के बाद क्या हुआ? उसके पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का धीरे धीरे विनाश होने लगा। कौन कौन से? सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्रों का विनाश होने लगा। यहाँ कोई भी एकीकृत सरकार, यहाँ सरकार नहीं थी, एकीकृत सरकार तो यहाँ बिल्कुल थी ही नहीं, कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। तो रोम का जो पोप था वो रोम में तो प्रसिद्ध था, रोम का जो पोप था वो रोम के अंदर प्रसिद्ध था, लेकिन बाकी जो यूरोप था ना उसकी तुलना में वहाँ पर उसकी कोई भी नहीं चलती थी, या यूरोप की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ऐसा मान सकते हो आप। और क्या हुआ? पश्चिमी यूरोप में जो सामंती संबंध थे उन संबंधों के कारण नए रूप बनते जा रहे थे। और क्या हुआ? पूर्वी यूरोप में जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था उस बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में ये बदलता जा रहा था। पश्चिमी यूरोप, ठीक है, सॉरी पूर्वी यूरोप, है ना। तो पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में धीरे धीरे क्या हो रहा था? बदलता चला जा रहा था। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य, बाइजेंटाइन एक राजा थे, उनके नाम पे ही इस जगह था, इस साम्राज्य को इस तरीके का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये साम्राज्य था। इस समय क्या हुआ? पश्चिमी यूरोप में धीरे धीरे इस्लाम बढ़ने लगा, ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार होने लगा। तो इस्लाम धर्म कहाँ बढ़ने लगा? पश्चिमी यूरोप के अंदर बढ़ने लगा। और क्या हुआ? इटली कमज़ोर होने के कारण कई टुकड़ों में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो कई टुकड़ों में बढ़ गया इटली, छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके, तो कई सारे टुकड़ों में बढ़ गया। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी जो देश थे उनके बीच में जो व्यापार था ना, उस व्यापार के बढ़ने से इटली के बंदरगाह दोबारा से जीवित होने लगे। उन बंदरगाह पहले कमज़ोर पड़ गए थे, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा सामान की आवाजाही नहीं हुआ करती थी, अब वो क्या हुआ? इन दोनों की वजह से, किसकी वजह से? इस्लाम की वजह से और बाइजेंटाइन साम्राज्य के दोनों के परस्पर मिल जाने से जो है यहाँ के अब जो बंदरगाह थे वो दोबारा से जीवित हो गए। और क्या हुआ? नगरों में हम बात करते हैं दो नगरों की, फ्लोरेंस की और वेनिस की। ये जो दो नगर हैं फ्लोरेंस और वेनिस, ये गणराज्य थे उस समय। क्या थे? गणराज्य। गणराज्य में जानते हैं ना आप, जहाँ लोग अपने तरीके से चुनते हैं सरकार को, गणराज्य कहलाते हैं। तो वहाँ इस तरीके के ये गणराज्य थे। और कई अन्य दरबारी नगर भी थे इस समय। तो उन दरबारी जो नगर थे वहाँ पे जो शासन था वो कौन चलाता था? वहाँ के राजकुमार शासन चलाया करते थे। सर्वाधिक उस समय के जो जीवंत शहर थे, यानी जीवित शहर, एकदम मान लो कि जहाँ बहुत हलचल हुआ करती थी, हमेशा रहा करती थी, ऐसे शहरों में वेनिस, और पहला नंबर का वेनिस और दूसरे नंबर का जेनेवा था। तो दो ऐसे शहर थे उस समय के। और यहाँ पर जो अधिकारी थे, यानी धर्माधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी और सामंत वर्ग, वो राजनीतिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं थे, जो बिल्कुल शक्तिशाली नहीं थे। और नगर के जो धनी व्यापारी थे, कौन कौन? नगर के धनी व्यापारी, ठीक है ना, और महाजन, वो नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया करते थे। तो नगर के शासन में कई व्यक्ति क्या करते थे? सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इससे क्या होता था? नागरिकों के अंदर ना एक भावना पनपती थी, नागरिकता की भावना, ठीक है ना। उस भावना को पनपने का धीरे धीरे आगे बढ़ाने की प्रयास किया गया। और क्या हुआ? यहाँ तक कि इन नगरों का शासन, इन्हीं नगरों का शासन, ये जो मैंने बताया जेनेवा और वेनिस, ये जो नगर थे, यहाँ तक कि इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथों में रहा, सैनिक तानाशाहों के हाथों में रहा। लेकिन तब भी इन नगरों के जो निवासी थे वो अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव महसूस किया करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने आप को गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, ऐसा नहीं। तो अपने आप को हमेशा उन्होंने गर्व का अनुभव किया और इस तरीके से वो बात किया करते थे। तो ये पॉइंट्स थे, आज 2 ही पॉइंट रखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा इस चैप्टर में वो आएगा विश्वविद्यालय और मानवतावाद के विषय में। तो इस पॉइंट के बारे में हम अगले एपिसोड में या अगला जो हमारा हम बनाएंगे उसमें आपसे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए।